इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान दीपक वोरा पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथी मंजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर भी हमारे साथ लाइव इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दीपक वोरा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में जो आपके विशेषज्ञ बाकी जो मेहमान इस समय पैनल पर हैं, आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ है। पहली बात मैम, एक बाबरा टचमन ने 1984, वो मेरी प्रोफेसर थी अमेरिका में, किताब लिखी थी द मार्च ऑफ फॉली, यानी बेवकूफी की जो क्विक मार्च है वो कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध है। ऑफ कोर्स नॉट। अगर है तो फिर कोई वर्ल्ड वॉर 4 नहीं होगा और हम चले जाएंगे वापस टू द प्लैनेट ऑफ द एप्स। जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे को गाली देते हैं। यूक्रेन कोलैटरल डैमेज है। मैम देखिए, मैं काफी देर से मैं 50 साल लगभग हो गए हैं मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेनियन एयरबेसेस को और मिलिट्री एसेट्स को, यहाँ पे क्या रखा था? यूक्रेन के पास तो कुछ खास नहीं है। जो नेटो की सामग्री आई थी वो यहाँ पड़ी थी, उसको उन्होंने एलिमिनेट किया है। अब रूस ने अपना पूरा जो उसका उद्देश्य था वो अचीव कर लिया है और अब ये मेरी भविष्यवाणी है, 48 घंटे के अंदर सीज फायर होगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के देश छोड़ के चले जाएंगे, अमेरिका में कहीं जाके बस जाएंगे और जो नया प्रेसिडेंट जब भी इलेक्शन होगी वो प्रो मॉस्को होगा और वो सबसे पहला ऐलान ये करेगा कि मैं नेटो का मेंबर नहीं बनूंगा। गेम ओवर। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थितियां बहुत जल्द सही रास्ते पर आती हुई नजर आएंगी। ऐसे में मंजू सेठ जी, क्या आप भी इन्हीं विचारों से सहमत है या आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, खास तौर पर रूस की तरफ से जिस तरह का जेस्चर दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं मिसाइल दागने की, उसके साथ ही पैरेलल इक्वली दिख रहा है हमें कि अमेरिकी बेस पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। कल नाटो की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। ऐसे में स्थितियों को किस ओर जाता हुआ देख रही हैं आप? बिल्कुल, जो मास्टर वोरा ने कहा है बिल्कुल सही है। ये विद पर्पस किया है रूस ने, जो भी कार्रवाई की है इस वक्त, टारगेटेड मिलिट्री अटैक्स किए हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल करें, रेजीम चेंज हो वहां पे, और जब वो मकसद उनका पूर्ण हो जाएगा उस वक्त जरूर सीज फायर ही होगी। और क्योंकि नेटो और यूएस के फोर्सेस यूक्रेन के अंदर आने नहीं वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी सबने मना कर दिया। सिर्फ सैंक्शंस और बढ़ेंगे और ज्यादा ताकत के साथ लगाएंगे रूस और उनके जो एलीट है वहां पे। लेकिन और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, उनके ऊपर जरूर असर होगा इसका, लेकिन रूस प्रिपेयर्ड है इसके लिए। उन्होंने इसको सब कैलकुलेशन में अपने लिया है, क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और हमारी सिक्योरिटी। मंजू सेठ जी कह रही हैं कि स्थितियां बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन सबसे अहम सवाल इस बीच ये भी हो सकता है कि एक अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से जानकारी आ रही है कि काले सागर से अटैक किया गया है यूक्रेन के ओडेसा इलाके पर, और ऐसे में ये अटैक अगर किया गया है और वहां पर जिस तरह की खुफिया जानकारी अमेरिका के हवाले से आ रही है वो ये कि वहां पर बड़ी संख्या में उसने अपने हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? नेवी का वर्चस्व है। आपको पता है यूक्रेन के पास नेवी ना के बराबर है और रशियन नेवी का ब्लैक सी फ्लीट है जो वहां पर पहले से मौजूद था। तो वहां से ये अटैक मेरियापोल और ओडेसा के इलाकों में की संभावना पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी। तो वही चीज वहां से बनकर आ रही है। और दूसरा, इस अटैक का उद्देश्य था कि यूक्रेन को साउथ से थ्रेट करना। तो आज हालात ये है कि बेलारूस के इलाके से, उत्तर से कीव पे लोग आ गए हैं और पूर्वी इलाके से खार्किव और लुंस्कांग और डोनेट्स्क के इलाके से आ गए हैं और साउथ से अटैक हो रहा है। जी जी, आपके कहने से कि 2-4 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल वॉर होनी है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि इसका अल्टीमेट एम है यहाँ पर रेजीम चेंज
और यूक्रेन भविष्य में ऐसी हिमाकत ना करे नाटो की तरफ जाने की, जो कि रशिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय था और उसी की वजह से ये हुआ है। तो एक रिजीम चेंज में रशिया को एक दिक्कत आएगी कि प्रो रशियन रिजीम, जब जेलेंस्की अगर वहां से चले जाते हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है या वो जेल चले जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो हाल ही हाल रशिया को अपने प्रॉक्सी चलाने के लिए यूक्रेन में लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशियंस के खिलाफ बाकी जो नेटिव यूक्रेनियंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यही चीज का खामियाजा उन्होंने क्रीमिया में भुगता, ठीक है, अभी उसे दोनेत्स्क में देख रहे हैं, वही लुहांस्क में देख रहे हैं। तो रशियन प्रो रिजीम देखें कैसे वो लाते हैं। जैसे सर आप कह रहे हैं, मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। देवनाथ जी, अभी हमारे दो पैनलिस्ट इस बात की पुरजोर बात लगातार इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी शांति की ओर कदम बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब सामने आए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा नागरिकों से कि आप आइए, आप आर्मी में शामिल हुई, आप सेना का हिस्सा बनिए और हम आपको हथियार देंगे। तो ऐसे बातों के जरिए तो नहीं लग रहा कि यूक्रेन हाल फिलहाल में बैकफुट पर आएगा। देवनाथ जी। हाँ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का जो स्टेटमेंट था आज सुबह, जहां उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की कि वो सामने आकर यूक्रेन की आर्मी को मदद करें और हथियारों का इस्तेमाल करें। सर मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त भारत में ये जानकारी आ रही है कि पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। ये जानकारी यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जिसमें आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से कूटनीतिक संबंधों को बेहतर रखते हुए एक एक कदम बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाए, और खास तौर पर किस तरह से उन छात्रों का इवैक्यूएशन किया जाए जो इस वक्त यूक्रेन में है और इस तरह से तनावपूर्ण स्थितियों के बीच जी रहे हैं, खौफजदा हैं। तमाम जो तस्वीरें, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, वो चिंता में यहाँ पर जो भारत में उनके परिवार वाले हैं उनको डाल रही हैं। जी देवनाथ जी, आप अपने वर्ड्स कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, देखिए, रशिया का एक ही एम है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे। इसके लिए उसने ऑलरेडी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बहुत ही बैकफुट पे डाल दिया है। और जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने अभी बोला, बहुत जल्दी ही रशियन फौजें जो हैं वो कीव के आसपास डोमिनेट हो जाएंगी और उनकी स्पेशल फोर्सेस या तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को अरेस्ट कर लेगी या प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद ही यूक्रेन को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो जर्मनी में शेल्टर लें। इसके साथ ही रशिया का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाता है और वो यूक्रेन में सीज फायर डिक्लेयर कर देगा। मेरे ख्याल से इसके लिए टाइमलाइन करीबन 72 घंटे में ये हो जाएगा। तो नेटो के पास अब कोई समय नहीं बचा है कि नेटो किसी तरह की, अगर चाहे भी तो नेटो किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में ले। जी, तो लेकिन ऐसे में दीपक वोरा जी, आपको क्या लग रहा है, जो नेटो की कल महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है जिसको लेकर फ्रांस और तमाम देश भी अपील कर रहे थे, उस मीटिंग के जो अहम मुद्दे होंगे, पॉइंटर्स होंगे, वो क्या होने जा रहे हैं? यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो आर्टिकल 5 तो किक इन करता नहीं है कलेक्टिव डिफेंस का। नेटो के पूरे इतिहास में एक ही बार ये आर्टिकल इस्तेमाल किया गया था, ये जब 9/11 हुआ था अमेरिका पर, तालिबान आतंकियों ने और जिसने भी अल-कायदा वगैरह ने हमला किया था, रिमोट हमला किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि हम अपनी फौजें भेजने वाले। मैम, वन थिंग टू रिमेम्बर, अमेरिका जो है, जो नेटो का प्रधान है, वो बहुत दूर बैठा है समुद्र की दूसरी तरफ। जो नेटो के बाकी सदस्य हैं वो सब यूरोप में है। ये 10 बजे से लेके सुबह शाम की 5 बजे तक की फौजें हैं। मैं तो देख चुका हूं इन लोगों को सूडान में, इनको लड़ना नहीं आता है, बड़े आसान पसंद लोग हैं ये लोग। और अब क्या होगा मैम, जैसा भी अभी ग्रुप कैप्टन साहब भी बिल्कुल सही कह रहे थे और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, नेटो की मीटिंग में कुछ नहीं होगा और प्रतिबंध लगाएंगे, धमकियां देंगे, गाली देंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही जेलेंस्की साहब, मेरा अपना मानना है, वो अमेरिका चले जाएंगे और एक बार वो वहां से चले गए, इलेक्शन होंगे, कोई प्रो रशियन प्रेसिडेंट आएगा। प्रो रशियन प्रेसिडेंट 2014 तक का होता था, जब मैदान रेवोल्यूशन में उसको निकाल दिया था। पुतिन साहब ने एक चीज जाहिर कर दी है
कि अगर नेटो मेरे द्वार तक आता, आपने मुझे वादा किया था 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, और सोवियत संघ के टूटने में जंग नहीं हुआ था, पीसफुली उसको डिसॉल्व किया गया, तब भी आपने मुझे वादा किया था कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे। उसके बाद जब बोरिस येल्सिन, बिल क्लिंटन की मीटिंग हुई, आपने फिर से ये वादा किया था।